हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिजिक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा एक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस है फिजिक्स का कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो आपको भी कमेंट करना है और आपको बताना है और आपको देखना है कि आपका कितना करेक्ट हुआ है। ठीक है, और जितना करेक्ट होगा उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि आप देख सकते हैं कि आप कितना प्रिपेयर हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, शक्ति का मात्रक जो होता है वो होता है वाट। ठीक है, शक्ति यानी कि पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम बोले या एनर्जी बाय टाइम, दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही है, वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। अच्छा, वर्क का क्या यूनिट होता है? तो वर्क का यूनिट होता है जूल, और टाइम का क्या यूनिट होता है? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड जो है ये भी पावर का क्या है? यूनिट है, यानी कि शक्ति का यूनिट जूल पर सेकेंड भी है। और जूल पर सेकेंड को ही इतना ना बोलकर इसको जनरल एक वर्ड में क्या बोल दिया गया? वाट। ठीक है, तो देखिए दोनों याद रखना, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। शक्ति का मात्रक पूछे तो वाट, अगर एक ऑप्शन में दिया है तो, नहीं तो जूल पर सेकेंड ये भी दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, बल यानी कि जिसको बोलते हैं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, यानी कि मास इनटू एक्सलरेशन। ठीक है, मास का यूनिट क्या होता है? kg, और एक्सलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का जो यूनिट बना वो बना kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को इतना ना बोलकर एक सिंपल वर्ड में बोला गया न्यूटन। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक है, एग्जाम में ये भी दे सकता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है। कैसे याद रहेगा ये फॉर्मूला? अगर आपको याद है फोर्स का यानी कि बल का F = ma, तो इसी से आप यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो मास का क्या हो गया? kg, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को क्या बोल देते हैं? न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, कार्य यानी कि जिसको वर्क बोलते हैं, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, फोर्स का यूनिट अभी हम सब ने देखा क्या था? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर जो है वर्क का यूनिट हो गया, और न्यूटन मीटर को ही एक सिंपल वर्ड में क्या बोल दिया गया? जूल। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल, या न्यूटन मीटर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में कोई भी दे सकता है, जूल भी दिया रहेगा या न्यूटन मीटर भी दे सकता है, दोनों याद रखना है आपको। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ वर्क का बताया है कि वर्क क्या होता है, तो इसको भी समझ लीजिए कि कार्य एक्चुअल में क्या होता है। जैसा कि आपने देखा वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो समझिएगा वर्क क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी है, ठीक है, इस पर जब कोई भी फोर्स लगाया जाता है, मान लेते हैं ये व्यक्ति ने इस पर F फोर्स लगाया, और F फोर्स लगाने के कारण, यानी कि कुछ फोर्स लगाने के कारण अगर ये अपने जगह से कुछ डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ गया, ठीक है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी कि 2 मीटर 3 मीटर कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, ये नहीं कि जीरो नहीं हो, कुछ ना कुछ रहना चाहिए, तब वहाँ पे बोला जाएगा कि वर्क हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि वर्क तभी होता है जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे, और फोर्स लगने के बाद उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि बॉडी जो है अपने प्लेस से कहीं दूर चला जाए। ठीक है, या थोड़ा भी दूर कुछ भी डिस्प्लेस हो, तब हम बोलेंगे कि उस बॉडी पे क्या हुआ? वर्क हुआ। और कितना वर्क हुआ ये, तो मान लेते हैं फोर्स वो जितना लगाया, मान लेते हैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ये डिस्प्लेस हो गया मान लेते हैं 2 मीटर, तो वर्क कितना हो जाएगा? फोर्स यानी कि 5, और डिस्प्लेस कितना हुआ? 2, यानी कि 10। ठीक है, न्यूटन मीटर आप क्या बोलेंगे? इस पर
वर्क हुआ, 10 न्यूटन मीटर वर्क हुआ, या डायरेक्टली 10 जूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूटन मीटर को इस सिंपल वर्ड में हम क्या बोल देते हैं, जूल, तो 10 जूल। तो याद रखना है कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल, और आपने समझ भी लिया कार्य एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ समझ लीजिए कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक दीवार है, ठीक है, क्या है, एक दीवार है यानी कि वॉल है, और इस पर आप कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप इस पर बहुत ज़ोर से फोर्स लगा रहे हैं, और मान लेते हैं कि दीवार पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो तो अपने जगह से हिलेगा नहीं, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा नहीं, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, मतलब वो अपने जगह से गया ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते हैं आपने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, तो फोर्स कितना है, 10 न्यूटन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, जीरो, दीवार कहीं भी नहीं गया, आगे भी नहीं बढ़ा, तो वर्क आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 10 इंटू जीरो, जीरो। तो यही चीज़ बोला गया है कि वर्क के लिए, कार्य के लिए ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने के बाद कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, नहीं तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसको समझ लीजिए कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है, यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितना भी क्या चला गया, दूरी उसने चला है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, प्रकाश वर्ष। तो समझ में आ गया, प्रकाश वर्ष एक तरह का क्या है, दूरी मापने का इकाई है। उसके बाद है प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, यानी कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यहाँ कहने का मतलब प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई है, दूरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक है, फिर से वही दूरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष मैंने बताया क्या है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पार्श्विक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है, यानी कि बोला गया एक पार्श्विक कितना होता है। तो देखिए याद रखना है कि एक पार्श्विक जो है, ठीक है, वो होता है 3.25 प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर। तो याद हो रखना क्या हो जाएगा, 3.25 प्रकाश वर्ष। देखिए ये जो पार्सेक है ना, दूरी का सबसे बड़ा यूनिट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूरी का सबसे बड़ा यूनिट बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा, पार्सेक। क्योंकि देखिए 3.25 लाइट ईयर मिलता है तब वो एक पार्सेक बनाता है, तो वो पार्सेक क्या हो गया, बहुत बड़ा यूनिट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सेक मात्रक है, तो पार्सेक भी किसका मात्रक है, दूरी का। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, तो याद रखना है कि जब आप सेंटीमीटर को 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो जो निकलेगा वो इंच में होगा, ठीक है, किस में होगा, इंच में। तो ये आपको याद रखना है। जैसे मान लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर है और इसको आपको चेंज करना इंच में, तो क्या कर दीजिए, 0.39 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि 39 आ जाएगा। तो 39 अब क्या होगा, इंच होगा, ठीक है, 39 क्या होगा, इंच होगा, 39 इंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर मापने की इकाई है, तो एम्पियर से क्या मापते हैं, विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किससे मापते हैं, एम्पियर से, यानी कि ये क्या एक्चुअल में यूनिट है, क्या है, यूनिट है। उसके बाद है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, जो क्या होता है, उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है या ट्रांसमिशन में हार्स होती है। तो मेगावाट वो बिजली होती है, मतलब कि वो बिजली होती है जो उत्पादित की जाती है, ठीक है। तो याद रखना है मेगावाट बिजली जो है कौन से मापने की इकाई है, उत्पादित की जाने वाली बिजली को मापने वाली इकाई है। उसके बाद है निम्नलिखित एसआई यूनिट में
कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देखिए कार्य का मात्रक जूल होता है, ये सही है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, ये भी सही है, लेकिन दाब का मात्रक डाइन नहीं होता है। ठीक है, दाब यानी कि प्रेशर, दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है दाब का यूनिट यानी कि प्रेशर का यूनिट, और न्यूटन पर मीटर को ही हम क्या बोल देते हैं? पास्कल बोल देते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या नाम दे दिया गया? पास्कल। तो दाब का यूनिट पूछे तो पास्कल बताइए या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बताइए। तो दाब का यूनिट डाइन नहीं होता है, तो ये वाला सही नहीं है। अब ये याद रखना कि डाइन क्या होता है। याद रखना डाइन जो है, ये डाइन, ठीक है, ये यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है किसका? ठीक है, ये सीजीएस यूनिट है आपका बल का। ठीक है, फोर्स का। फोर्स का सीजीएस यूनिट पूछे तो डाइन, और एसआई यूनिट पूछे तो न्यूटन। ये है एसआई यूनिट। ठीक है, और ये क्या है? ये है सीजीएस यूनिट किसका? फोर्स का यानी कि बल का। चलिए नेक्स्ट है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो याद रखना है एक हॉर्स पावर यानी कि 1 HP में 746 वाट होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1 किलोमीटर क्या होता है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पास्कल किसका इकाई? यहाँ पे क्या होगा? इकाई होगा, इकाई। पास्कल इकाई है। पास्कल किसका यूनिट है? अभी तुरंत मैंने बताया कि पास्कल जो है वो दाब यानी कि प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, तो दाब का यूनिट क्या हो जाएगा? पास्कल। या इसको पास्कल को याद रखना है, पास्कल को इस तरह से भी, पास्कल कहाँ से आया? तो पास्कल आया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। ठीक है, अभी तुरंत मैंने बताया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोल दिया? पास्कल बोल दिया। उसके बाद है पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है, तो ये होता है आपका बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो याद रखना एक बैरल जो है वो कितना लीटर होता है? वो होता है 159 लीटर। ठीक है, देखिए सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए और इसको याद ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। लंबाई की इकाई क्या होता है? तो लंबाई का न्यूनतम इकाई बोला ना, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई जो होती है वो होता है फर्मी मीटर। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो याद रखना क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो याद रखना है कि ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है वो नापी जाती है डाबसन में। उसके बाद है डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो अभी तो बताया डाबसन इकाई कहाँ प्रयोग किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए एक यंत्र है जिसका नाम है सोनार। क्या नाम है? सोनार। ठीक है, सोनार से क्या मापा जाता है कि महासागर में कोई भी वस्तु डूबी है तो उसकी कहाँ पे स्थिति है, कितना डिस्टेंस पे है, ये सोनार यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, सोनार कहाँ पे लगा होता है? जो बड़े बड़े ट्रांसमिट जहाज होते हैं, ठीक है, उसमें जो है सोनार लगा होता है। तो ये मान लेते हैं ये आपका सोनार है। ठीक है, ये बड़ा सा डिवाइस क्या लगा है? सोनार नीचे में लगा होता है। तो ये होता है ट्रांसमीटर। इसमें 2 चीज़ होता है, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या करता है? वेव को भेजता है नीचे, और मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये वस्तु है, कोई भी चीज़ है डूबी हुई वस्तु, ये इसने क्या भेजा? एक वेव भेजा। ये वेव इससे टकरा के यहाँ जाता है, ये क्या है? रिसीवर है।
तो रिसीवर पता कर लेता है कि कितने डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस को मेजर कर लेता है। तो क्वेश्चंस भी आता है कि सोनार में क्या लगा होता है, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा होता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि ये जो वेव भेजा गया, ये जो वेव भेजा जा रहा है नीचे, ये कौन सा वेव है, तो ये याद रखना ये है अल्ट्रासोनिक वेव। कौन सा है, अल्ट्रासोनिक वेव है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव है। और याद रखना अल्ट्रासोनिक वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाला फ्रीक्वेंसी रेंज जितना भी है वो होगा अल्ट्रासोनिक वेव, ये याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें ये भी पूछा जाता है, अच्छा यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा अल्ट्रासोनिक होता है। और दूसरा एक चीज़ ये याद रखना है कि ये जो सोनार है इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग किया जाता है। सोनार कौन प्रयोग करेगा, तो मैंने बताया महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाता है। तो महासागर में कौन जाता है, अभी बता दीजिए। महासागर में कौन जाता है, नौ संचालक जाता है। तो सोनार का प्रयोग कौन करेगा, नौ संचालक करेगा। डॉक्टर तो करेगा नहीं, अंतरिक्ष यात्री तो करेगा नहीं, इंजीनियर तो करेगा नहीं। तो पानी में चीज़ों को पता लगाने के लिए तो कौन करेगा, नौ संचालक करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार से हम प्रयोग करते, सोनार में हम प्रयोग करते, तो सोनार में हम कौन सा तरंगों का प्रयोग करते हैं, यानी कि कौन सा वेव, अभी तुरंत मैंने बताया सोनार में कौन सा वेव होता है, अल्ट्रासोनिक वेव होता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव। अच्छा, अल्ट्रासोनिक वेव को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव को हिंदी में कहते हैं पराश्रव तरंग कहते हैं। ठीक है, इसी का यूज हम करते हैं। अच्छा, अल्ट्रासोनिक वेव का क्या होता है, कितना फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला जितना भी वेव होगा, इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर जितना भी वेव होगा सारा क्या होगा, अल्ट्रासोनिक वेव होगा। ठीक है, अच्छा ये चीज़ याद रखना है। और यहाँ पे एक देखिए एक चीज़ और लिखा है, यहाँ पे 2-3 बात और समझ लीजिए। जो ये श्रव्य ध्वनि तरंग है इसका फ्रीक्वेंसी रेंज पूछा जाए तो याद रखना इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 20 हर्ट्ज से कितने, 20,000 हर्ट्ज के बीच। ठीक है, ये जो है सोनिक वेव है। ये कौन सा वेव है, सोनिक वेव, यानी कि श्रव्य ध्वनि तरंग। ये जो याद रखना, ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज वाला जो भी वेव होगा वो हम सबको सुनाई देता है। ठीक है, ये वाला वॉइस हमको सुनाई देता है, बाकी ये जो पराश्रव तरंग है ये हम सबको नहीं सुनाई देता है। और ये जो अवश्रव तरंग है ये भी नहीं सुनाई देता है। इसका भी पूछा जाता है रेंज कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से कम वाला। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम वाला, 18 हर्ट्ज, 17 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, ये सब जो है ये कौन सा वेव है, अवश्रव तरंग है। ठीक है, इंफ्रासोनिक, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंफ्रासोनिक, ये भी याद रखना, इंफ्रासोनिक वेव। तो याद हो गया कि 20 हर्ट्ज से कम अवश्रव तरंग यानी कि इंफ्रासोनिक वेव, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज कौन सा, श्रव्य ध्वनि तरंग यानी कि सोनिक वेव, और 20,000 से ज़्यादा वाला अल्ट्रासोनिक वेव यानी कि पराश्रव तरंग। तो यही पराश्रव तरंग का यूज हम कहाँ करते हैं, सोनार में करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सोनार में हम किसका यूज करते हैं, पराश्रव तरंग का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो देखिए ध्वनि का तीव्रता जो मापा जाता है वो मापा जाता है ऑडियोमीटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाए। तो याद रखना एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है। ठीक है, वायु का वेग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए एनीमोमीटर से वायु की चाल, आमीटर से विद्युत धारा, और पायरोमीटर से उच्च ताप
ठीक है। और टेकियोमीटर से दाबांतर जो है वो नहीं मापा जाता है। तो ये याद रखना है कि ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। कि एनीमोमीटर से वायु की चाल मापी जाती है, आमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है और पायरोमीटर से उच्च ताप मापी जाती है, ये वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने। देखिए न्यूटन यहाँ भी है तो याद रखना आइजैक न्यूटन उनका पूरा नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि आइजैक न्यूटन ने क्या बताया था हम सबको कि संसार में, ठीक है, ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे ये आपका एक पदार्थ है, ये आपका दूसरा पदार्थ है, ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, यही बताया था आइजैक न्यूटन ने और इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्या कहते हैं इसको? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे जो बल लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। मतलब ये जो आपका फिनोमिना हो रहा है इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण और ये जो फोर्स लग रहा है इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये फोर्स का वैल्यू क्या होता है? तो ये फोर्स का वैल्यू होता है Gm1 × m2 डिवाइड बाय r का स्क्वायर। अच्छा जी, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, m क्या है? यहाँ पे है मास, ये बॉडी का मास। m2 क्या है? ये बॉडी का मास। और r क्या है? r का स्क्वायर, ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये कितनी दूरी पर है। तो एक चीज़ ये देखिए कि इस फोर्स का वैल्यू बड़ा कब होगा? जब मास आपका बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास जितना बड़ा होगा फोर्स उतना बड़ा होगा। इसलिए देखिए क्या होता है, जैसे ये आपका पृथ्वी है, ये अर्थ है, इसका मास कितना होता है? बहुत बहुत ज़्यादा होता है। और ये छोटा सा कोई भी बॉडी हो, पृथ्वी के बाहर कोई भी बॉडी है, दोनों का मास, पहले तो इसका ही मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। फोर्स ज़्यादा लगने के कारण ये फोर्स आपको दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? ये देखिएगा, कोई बॉडी जब ऊपर रहेगा तो वो नीचे आ जाता है। ठीक है, जैसे भी आप कोई बॉडी ऊपर फेंकेंगे वो कहाँ आता है? नीचे। तो ये यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और जैसे मान लेते हैं दो बॉडी आपके बगल में रखा है, जैसे मान लेते हैं आपके पास कॉपी है और कलम है। ठीक है, उसमें भी फोर्स लग रहा है लेकिन दोनों का मास बहुत बहुत छोटा है, इसलिए वो फोर्स आपको दिख नहीं रहा है। ये दोनों आप अपने मतलब कि आपस में आ नहीं रहा है, अपने पास आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? मास बहुत बहुत छोटा है। इसलिए मास जैसे ही बड़ा हुआ, जैसे ये अर्थ कितना बड़ा मास हो गया, तो अर्थ जैसे ही हो गया तो ये कोई भी बॉडी को अपनी तरफ खींच लेता है और ये वाला फोर्स आपको दिखता है। दिख रहा है ना कि ये बॉडी नीचे आ रहा है। तो यही चीज़ है और यही आइजैक न्यूटन ने बताया था। तो गुरुत्वाकर्षण समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो वही न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने। उसके बाद नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री निर्यात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है इसका याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ठीक है, ग्रेविटेशन नहीं होता है, इसलिए वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लगभग 32 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया था और बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने बहुत इसको थोड़ा डिटेल में बताया और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।